सो आई एम डॉक्टर आनंद पटेल और मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन पिन्नामनेनी सिद्धार्था इंस्टीट्यूट में से किया है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। करंटली आई एम वर्किंग एट ईसनपुर चिल्ड्रन हॉस्पिटल अहमदाबाद। Today's my topic of presentation is nutrition for growing children. So first of all, coming to introduction, चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड है जो कि बहुत क्रिटिकल है बच्चों के लिए फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और चाइल्डहुड में बच्चे का जो फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज डेवलप होता है वो बच्चों को पूरी लाइफ आगे बढ़ने में और पूरी लाइफ के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इस उम्र में बच्चों का एडिक्वेट न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है उनके ग्रोथ को और उनकी ओवरऑल इम्यूनिटी को। सही न्यूट्रिशन अगर मिले तो बच्चों में एनर्जी अच्छी रहती है और उनको बहुत सारे डिजीजेस से उनको बचा के रखती है और उन्हें एक जिसको बोलते हैं कि एक बहुत ही बुरी कंडीशन जिसको बोला जाता है माल न्यूट्रिशन से बचाती है। और अगर वही न्यूट्रिशन अगर ओवर न्यूट्रिशन में बदल जाए तो उनको ओबेसिटी भी हो सकती है और उनको कुछ रिस्क हो सकता है जिससे कि उनके लाइफ में क्रॉनिक डिजीजेस बढ़ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज। ये सब उनके एडल्टहुड में उनको हो सकता है। सो बोथ द conditions are dangerous, malnutrition as well as overnutrition. तो चाइल्डहुड में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होना बहुत जरूरी है। तो आज के मेरे इस वेबिनार से आप क्या क्या जानने वाले हो? एक तो आपके बच्चों के लिए कैलोरी, प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है और कैसे मदर की हेल्थ और मदर के न्यूट्रिशन से बच्चों का न्यूट्रिशन रिलेटेड है या फिर कनेक्टेड है। फिर हम जानेंगे कैसे बच्चों का लंच बॉक्स डिजाइन किया जाता है, कैसे हम एक सही बैलेंस डाइट देकर बच्चों का लंच बॉक्स डिजाइन कर सकते हैं ताकि बच्चों का ग्रोथ अच्छा हो, और कुछ ऐसा खाना जो कि बच्चों के ऊपर बहुत उनके डेवलपमेंट पे बहुत अच्छी इफेक्ट ला सके। तो जैसे मैंने बताया कि सही न्यूट्रिशन उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उसके अलावा उनकी फिजिकल एक्टिविटी उनकी ओवरऑल एनर्जी के लिए भी बहुत जरूरी है और ऑफ कोर्स उनकी हेल्थ पे उसकी बहुत गहरी इफेक्ट होती है। तो हम सबके मन में आता है कि क्यों न्यूट्रिशन इतना जरूरी है। व्हाई न्यूट्रिशन रिच फूड शुड बी गिवन टू चिल्ड्रन। तो आइए हम जानते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत कम न्यूट्रिशन जिसको हम अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन जिसको ओवर न्यूट्रिशन बोलते हैं, दोनों ही कंडीशन डेंजरस है। जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसे कोई बच्चे जो बहुत ज्यादा खा रहे हैं उनका जैसे बॉडी वेट आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, कुछ जो कुछ भी नहीं खाना चाहते उनका जो वेट है वो कम हो जाता है और उनको कुछ बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोनों ही कंडीशन से हमें बच्चों को बचा कर रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्यों ऐसा जरूरी है हम आगे इस वेबिनार के अंदर जानेंगे। तो एक टर्म जो कि बहुत ही जरूरी है जिस पर फोकस करना, जिस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी फोकस कर रही है, वो है हिडन हंगर। हम बच्चों को खाना तो खिला देते हैं, बच्चों की भूख तो मिट जाती है, पर बच्चों में फिर भी एक कंडीशन पाई जाती है जिसको बोलते हैं हिडन हंगर। और हिडन हंगर को एड्रेस करना सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एज अ पीडियाट्रिशियन डॉक्टर हम लोगों की तो है ही है, बट एज अ पेरेंट्स आप लोगों की भी
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों में हिडन हंगर को आइडेंटिफाई करें और अगर ये मौजूद है तो आप उनको करेक्ट करने के लिए कोशिश करें। तो जानते हैं कि क्या है हिडन हंगर। जैसे हंगर हम सबको पता है, हंगर मतलब हमको भूख लगना। खाने की भूख आप बच्चों को खाना दोगे तो बच्चे शायद आपको बोलेंगे हाँ, हमें इससे ज्यादा भूख नहीं है। मगर जैसे उनके शरीर में कोई विटामिन या मिनरल्स की जो कमी है या फिर किसी बच्चों में जैसे प्रॉपर जो न्यूट्रिशन रिच फूड उनको अगर नहीं मिल रहा है, तो ऐसे बच्चों में इनफ खाना मौजूद होने के बावजूद भी कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से बहुत सारी शरीर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं, जिसको हम एक टर्म देते हैं जिसको बोला जाता है हिडन हंगर। So hidden hunger occurs when the quality food of the child, the quality of food the child eat does not meet their nutritional requirement. जनरली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं कि जिनकी जरूरत हमें बहुत कम है। दो तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो यानी बड़ा, माइक्रो यानी छोटा। जिनकी रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज्यादा है वो तो हम खा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स। बट जिनकी रिक्वायरमेंट्स हमें कम है, जैसे कि विटामिन्स, जैसे कि मिनरल्स, वो कभी कभी हमारे डाइट में सही से नहीं हो पाते हैं। उनके क्या कारण है वो हम आगे के स्लाइड्स में जानेंगे और हम इस हिडन हंगर को कैसे करेक्ट कर सकते हैं वो भी हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले मैं कैलोरी रिक्वायरमेंट की बात करूंगा कि आपके बच्चे की कैलोरी रिक्वायरमेंट कैसी है। ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे कि आपका जो बच्चा है, वो जो लड़का है या लड़की है, उनका फिजिकल एक्टिविटी कितना है। अगर वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव है या फिर वो लोग थोड़ा कम एक्टिव है या फिर एकदम ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है बच्चों की। जैसे लॉकडाउन के बाद काफ़ी सारे बच्चे सिर्फ घर में रहते हैं या फिर कंप्यूटर से पढ़ाई करते हैं, तो वैसे में स्कूल नहीं जाते, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम रहती है। मगर अगर बच्चा जैसे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो एक जगह पे बैठता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खेलने जाता है बाहर, तो फिर उनकी एक्सरसाइज की वजह से उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। और जैसे हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंट, इन्फेंट मतलब जो बर्थ से लेके 1 साल तक के जो बच्चे हैं उनको इन्फेंट्स बोला जाता है। उनको भी हम दो ग्रुप में डिवाइड करें, 0 to 6 months और 6 months to 12 months। तो उनकी जैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट 530, फिर 660, फिर 1 to 3 years की 1100, और फिर ग्रेजुअली वो इंक्रीज होकर, जैसे आप देख सकते हैं सबसे लास्ट 16 to 18 years में बॉयज अगर हैं तो 3300 कैलोरीज और गर्ल्स अगर है तो 2500 कैलोरीज। और बीच वाले कॉलम में हम उनका आइडियल बॉडी वेट भी देख सकते हैं, क्या उनका बॉडी वेट रहना चाहिए। तो ये है बच्चों के कैलोरी रिक्वायरमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम जानते हैं कि उनकी प्रोटीन और उनकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। ये एक बहुत ही बड़ा टेबल है जिसमें बहुत सारे वैल्यूज हैं। आप चाहे तो इसका एक फोटो लेके इसको बाद में रिव्यू कर सकते हैं, पर मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि जैसे कि आप फोर्थ नंबर कॉलम जो कि प्रोटीन का है, फोर्थ नंबर कॉलम जो कि प्रोटीन का है, जैसे कि आप प्रोटीन के कॉलम में देख सकते हैं कि ग्रेजुअली जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। ये एक ऑब्वियस चीज है कि प्रोटीन से हमारा शरीर बना हुआ है और ग्रोइंग एज में प्रोटीन की जरूरत ज्यादा पड़ती है। दूसरी एक जो कमी हम इंडियन बच्चों में बहुत ज्यादा पाई जाती है वो है आयरन, जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा बच्चों में हमें आयरन की कमी मिलती है, जो कि वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ हिडन हंगर हो सकता है।
बच्चे के खाने में तो आप उनको पूरा खाना दे देते हो, मगर उनको आयरन की कमी की वजह से जो उनके अंदर जो एक स्थिति बनी रहती है, उनके शरीर में जो एक हेल्दी स्टेट होना चाहिए, वो नहीं होता है। काफ़ी सारे बच्चे इरिटेट रहते हैं, उनके साथ अगर आप खेलना चाहो तो जैसे हँस के बच्चा खेलना चाहिए, वो नहीं खेलता है। चिड़चिड़ापन आ जाता है। बहुत ज़्यादा कमी होने पर बच्चे चूना-माटी या फिर दूसरी चीज़ें खाते हैं जो उनको खानी नहीं चाहिए और उनके हाथ और उनके होंठ आपको लाल की जगह पे पीले या सफ़ेद भी दिख सकते हैं। और ऐसे बच्चों की जो धड़कन की दर होती है मतलब जो हार्ट रेट होना चाहिए बेसिकली बच्चे का, वो भी नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा रहता है। तो ये सारी इफ़ेक्ट्स आयरन की वज़ह से और हाँ, रिपीटेड इन्फेक्शंस होना ऐसे बच्चों में कॉमन है। थोड़ी एक्टिविटी के बाद थक जाना ऐसे बच्चों में कॉमन है। दूसरी एक रिक्वायरमेंट जो है इंडियन बच्चों में जो भी वेजिटेरियन फूड खाते हैं, उनमें ज़िंक की कमी होना भी एक आम बात है। तो उसकी भी आप रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं एज वाइज़। कैल्शियम जो कि ग्रोइंग एज में बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम से हमारी हड्डियाँ और दाँत बनते हैं और जितना बच्चा जब ग्रोइंग फेज़ में होता है, तो उसको कैल्शियम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। और बाकी विटामिन्स जो सभी इसमें इस टेबल में दिए हुए सभी विटामिन ज़रूरी है। एक भी विटामिन ऐसा नहीं है जिसकी हमें कम ज़रूरत है या जो हम इग्नोर करें। सारे विटामिन्स और सारे मिनरल्स ज़रूरी हैं। मगर ये कुछ मैंने जो हाइलाइट किए हैं, इनकी कमी हमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है बच्चों में। और हाँ, विटामिन बी 12 जो अगेन वेजिटेरियन फूड में कम पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देना है इसके ऊपर। अब हम देखते हैं कि अब हम बात करते हैं फर्स्ट 1000 डेज़ के बारे में। फर्स्ट 1000 डेज़ क्यों इतने ज़रूरी हैं? बच्चे का जो जन्म होता है तब से लेके जब बच्चा माँ के पेट में बड़ा होता है, तब से लेके जब बच्चा 2 साल की उम्र का होता है, ये बहुत ज़रूरी पीरियड ऑफ डेवलपमेंट है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे के ऊपर जो इम्प्रेशंस बनती है, वो पूरी लाइफ़ के लिए रहती है। इस उम्र में बच्चे को जो खाना मिलता है, वो भी बच्चा उसकी एक मेमोरी बना लेता है, जो कि पूरी लाइफ़ तक रहता है। अभी बॉस्टन यूनिवर्सिटी के ऊपर अंदर एक रिसर्च हुआ था, जिसके अंदर ये पाया गया है कि अगर जो प्रेग्नेंट वुमन है, जो मदर हैं, उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान जो खाना खाया है, वो खाने के फ्लेवर्स उनके एमनियोटिक फ्लूइड यानी पेट के अंदर जो पानी रहता है, जिसके अंदर बच्चा रहता है, उसके अंदर भी वो फ्लेवर्स पाए जाते हैं और जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है बच्चे को, यानी कि जब माँ का दूध बच्चा ले रहा है, तो दूध में से भी कुछ फ्लेवर्स जो हैं, वो बच्चे के बच्चे को पहुँच रहे होते हैं और बच्चे का टेस्ट उन टेस्ट के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता है। मतलब अगर जब माँ प्रेग्नेंट है और जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है, उस दौरान अगर उन्होंने हेल्दी खाने पे फ़ोकस किया है, अगर उन्होंने ऐसे खाने पे फ़ोकस किया है जो कि आगे जाके बच्चे के लिए हेल्दी होने वाला है, तो वो फूड बच्चा बाद में ईज़िली एक्सेप्ट कर पाता है क्योंकि वो फ्लेवर्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उस बच्चे ने एक्सपीरियंस किए होते हैं। और जो फ्लेवर्स अ, जैसे मदर ने उस पीरियड में नहीं लिए हैं, वो बच्चे के लिए एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च है, जो कि जिसका यूज़ हमें करना चाहिए और इसकी इफ़ेक्ट हमारे बच्चों पे पूरी लाइफ़ के लिए हो सकती है। और इसी पीरियड के दौरान 2 दूसरी तरह के थ्रेशोल्ड लेवल्स बनते हैं। एक है शुगर और एक है सॉल्ट का थ्रेशोल्ड लेवल। तो ये पहले जो 2 साल है, उसमें बच्चे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव यानी उनका ब्रेन, उनकी सोचने और
समझने की शक्ति जो है वो डिसाइड होती है। तो इस दौरान बच्चों को न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़रूरी है। अ, वैसे तो पूरे ही ग्रोइंग पीरियड में बच्चों को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, मगर ये पहले 2 साल में बच्चे का ब्रेन का विकास भी होता रहता है, तो इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और इस पहले 2 साल यानी कि पहले मदर के वूम्ब से लेके बच्चा 2 साल का होता है तब तक, अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा अगर मीठा या बहुत ज़्यादा अगर नमकीन खाना दिया गया, तो बच्चों को आगे जाके ओवरवेट, ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जब हम माँ के दूध पे से बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स यानी कि ऊपर का खाना जब सबसे पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर या बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है बच्चे की आगे की लाइफ में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का। हम सोचेंगे कि इतने छोटे बच्चे पे दिया गया खाना थोड़ी ना उसको अफेक्ट करेगा, मगर क्या होता है कि उनका टेस्ट डेवलप ऐसे हो जाता है कि उस दौरान अगर उसने बहुत ज़्यादा मीठा खाया है, तो बड़ा होके वो बच्चा मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला है। और उस दौरान अगर उसने बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाया है, तो वो आगे जाके नमकीन खाना बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला है। एक दिमाग का एक थ्रेशोल्ड लेवल उस टाइम डिसाइड हो जाता है, जब वो पहले 2 साल के अंदर जो खाना खाता है। तो उस दौरान हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रख के बच्चों का खाना बनाना है या फिर उसमें कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, वो हमें बहुत ध्यान से हमको डिसाइड करना है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन पे लेक्चर ले रहा हूँ, तो मैं शुरू से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जैसे हम सबको पता है कि बच्चों को पहले 6 महीने तक सिर्फ़ माँ का दूध दिया जाता है और जो है माँ के दूध को 4 या 6 महीने से आप ऊपर का खाना शुरू कर सकते हैं, पर माँ का दूध बंद नहीं करना है 2 साल की उम्र तक। अगर बच्चों का सच में दिमाग का अच्छा विकास करवाना है, तो आपको 2 साल की उम्र तक बच्चों को माँ का दूध देना चाहिए। 6 महीने से आप ऊपर का खाना स्टार्ट कर सकते हैं, मगर माँ का दूध आपको कंटिन्यू रखना है 2 साल तक। भले आप उसकी क्वांटिटी कम कर दो, पहले आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी सिर्फ़ माँ का दूध देते हो 6 महीने तक, उसके बाद आपको उसके ऊपर का भी खाना देना है और उसके साथ माँ का दूध दिन में 3 या 4 बार, फिर धीरे-धीरे 2 बार, फिर 1 बार, ऐसा आपको 2 साल तक करना है। क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बच्चे के दिमाग के विकास और शरीर के विकास के लिए ज़रूरी है। और 6 साल के बाद जब आप उनको जो ऊपर का खाना शुरू करते हो, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड बोलते हैं, तो उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके अंदर सॉल्ट और शुगर नहीं होना चाहिए। ये डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस है कि उसमें शुगर और सॉल्ट नहीं होना चाहिए। जो बच्चे का सबसे पहला जो खाना होता है, जो एकदम 6 महीने के बाद हम जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि फ्लेवर्स आर सिक्रीटेड इन एमनियोटिक फ्लूइड एज वेल एज फ्लेवर्स आर आल्सो सिक्रीटेड इन ब्रेस्ट मिल्क। मतलब माँ के दूध में और माँ के पेट में जब बच्चा होता है, उस टाइम ही माँ जो खा रही होती है उसके फ्लेवर्स बच्चे को मिलते हैं और बच्चा आगे जाके वो खाना इजीली एक्सेप्ट कर पाता है। अगर आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा लिए हैं जब आपका बच्चा पेट में पल रहा था, तो वो आगे जाके फ्रूट्स को इजीली खाने में एक्सेप्ट करता है और उसको वो पसंद आता है ज्यादा। और फिर मदर की हेल्थ की इफेक्ट भी चाइल्ड पे होती है। जैसे अगर मदर को आयरन की डेफिशिएंसी है, मदर को अनीमिया है, जैसे खून की कमी है, तो बच्चे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं। जैसे बच्चा कम वजन का पैदा हो सकता है या फिर बच्चे का दिमागी डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है या फिर बच्चा आगे जाके बिकॉज ऑफ उनका ब्रेन अच्छे से डेवलप ना होने की वजह से बहुत सारी चैलेंजेस आती है उसकी लाइफ में, तो उनका इंटेलिजेंस लेवल भी कम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है कि न्यूट्रिशन एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम मदर्स वूम्ब। तो जब बच्चा पेट में पल रहा है, तभी से मदर को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन के बारे में कॉन्शियस होना है। ओके, तो हम आते हैं हमारे सेकंड फेज़ में, जबकि बच्चा ग्रोइंग ईयर्स में है, जो कि आज का मेरा मेजर टॉपिक है
कि जब ग्रोइंग ईयर्स जब के बच्चा उसकी ग्रोइंग एज का मैक्सिमम टाइम बिताता है स्कूल के अंदर, और स्कूल के अंदर बच्चे का न्यूट्रिशन हम कैसे डिजाइन करें, हम कैसे ध्यान रखें कि बच्चा अच्छा खाए और उसका अच्छा विकास हो। तो हमें पीयर ग्रुप पे भी थोड़ा ध्यान देना है। पीयर ग्रुप का मतलब होता है कि बच्चे का आसपास का एनवायरनमेंट, बच्चे के साथ जो भी उठने बैठने वाले फ्रेंड्स हैं, उनका खाना कैसा है। हम सबको चेंज नहीं कर सकते, मगर हमें ये थोड़ा इस हैबिट्स के बारे में हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चा जितने साल स्कूल में रहता है, उसी सालों में बच्चे का विकास भी सबसे ज़्यादा होने वाला है। मतलब अगर आप 6-7 साल से अगर बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, तो जब तक वो उनकी हाइट और वज़न बढ़ने वाला है, जब तक वो स्कूल में ही रहता है। तो उस दौरान बच्चे को कौन-सी आदत पड़ती है, वो डिसाइड करेगी कि उसका बॉडी, उसका इम्यूनिटी, उसका मेंटल डेवलपमेंट कैसा होता है। तो हमें हमेशा उनको एक खराब कंपनी से बचा के रखना है, उनको एसोसिएट कराना है अच्छे बच्चों के साथ, तो थोड़ा पीयर ग्रुप पे ध्यान देना भी ज़रूरी है। और इस दौरान भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन यानी ओवर न्यूट्रिशन भी नहीं मिलना चाहिए, और उसको कम न्यूट्रिशन यानी कि अंडर न्यूट्रिशन भी नहीं होना चाहिए। और उनके अंदर कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है वो हम आगे जानेंगे डिटेल में, जिसकी रिक्वायरमेंट बॉडी में बहुत कम है, मगर वो बहुत ज़रूरी है। तो उन सभी चीज़ों को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ગુજરાતીમાં તમને સિમ્પલ ભાષામાં કહું તો જેટલા બી વિટામિન્સ છે, જેટલા બી લીલા શાકભાજી છે, એ બધામાંથી આપણને જે ન્યુટ્રિશન મળે છે, એ માઇક્રો ન્યુટ્રિયન્ટ છે, અને એ બહુ જરૂરી છે બાળકના વિકાસ માટે। तो क्योंकि बच्चा जो है वो उसके ग्रोइंग ईयर्स को स्कूल में ज़्यादा बिता रहा है, तो हमें उसके टिफ़िन बॉक्स या उसके स्कूल टिफ़िन या लंच बॉक्स के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, उसको डिज़ाइन करना चाहिए। अभी शायद लॉकडाउन की वज़ह से बच्चे घर में ही रहते होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, आप घर में ही उनका लंच डिज़ाइन कर सकते हैं। मगर अगर बच्चा फ्यूचर में अगर स्कूल जब भी जाएगा, तो वो लंच बॉक्स और टिफ़िन पे ही डिपेंडेंट होने वाला है। तो जैसा आप उसको लंच में खाना दोगे, वो उसका मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपका बच्चे का विकास कैसा होगा। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना है कि टिफ़िन या फिर लंच बॉक्स को आपको कैसे डिज़ाइन करना है। तो जो लंच बॉक्स में जो कैलोरी होती है, एक जो आप खाना खाते हो उसमें जो ऊर्जा मिलती है उसको कैलोरी बोलते हैं। तो वो पूरे दिन की 1/4 यानी 1/4 कैलोरीज़ उसमें से मिलनी चाहिए। अगर स्कूल में कोई मिड डे मील दिया जा रहा है तो वो अलग से होता है, उसको इसमें काउंट नहीं करना है। फिर उसमें मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। मैक्रो यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, माइक्रो यानी विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये उसमें होना चाहिए। फिर खाना जो है ईज़ी और क्विक टू ईट होना चाहिए, मतलब उसमें खाने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आप सीधा लेके उसको खा सको, वैसा खाना होना चाहिए। बच्चों के लिए स्पेशली ये ज़रूरी है कि खाना अट्रैक्टिव होना चाहिए। बच्चों को कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपको खाने को ऐसे सजाना है कि उनको देख के खाने का मन करे, ना कि ऐसे सिंपली बस रख दिया है और उनको खाने का मन ना करे। और ऐसा खाना देना है लंच बॉक्स में जो कि बिगड़ ना जाए। इट शुड नॉट स्पॉइल, क्योंकि वो काफ़ी देर तक लंच बॉक्स में रहने वाला है। और उसके साथ-साथ वो अगर ठंडा भी हो जाता है, तो भी वो उतना टेस्टी रहना चाहिए, बच्चे को उतना पसंद आना चाहिए। और आपको वैरायटी ऑफ कलर्स यानी कि रेनबो डाइट आपको फॉलो करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको अभी सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में समझाऊंगा। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है जिसमें अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। रेनबो का मतलब होता है 7 कलर जो 7 रंग से बनता है। वैसे ही हमको अलग अलग कलर्स का इम्पोर्टेंस है। ऐसे ही हम सिर्फ कलर दिखाने के लिए नहीं बच्चे के लंच बॉक्स में दे रहे हैं, क्योंकि हर एक कलर के पीछे हर एक डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स छुपे हुए हैं। तो जैसे गाजर है या फिर बीटरूट है, तो उसमें आयरन है, विटामिन ए है। या फिर अगर आप हरे पत्ती वाली सब्जियां ले लो जो ग्रीन कलर की है जिसमें बी कॉम्प्लेक्स ज्यादा है, और पीले कलर की सब्जी ले लो तो उसमें विटामिन ए ज्यादा है। तो आपको हर एक अलग अलग कलर के साथ साथ उसको अलग अलग विटामिन भी मिले, वैसा डाइट उनको आपको देना है।
तो कैसे हम लंच बॉक्स को डिजाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें आप देख सकते हो वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, मतलब જેને આપણે ગુજરાતીમાં રોટલી છે, ભાખરી છે, ક્યાં તો પરાઠા છે, એ ગ્રેન્સ એટલે જે અનાજથી બનેલી વસ્તુ છે, ઘઉંની વસ્તુ છે। પછી हेल्दी प्रोटीन्स दिखाया गया है जिसमें जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए चिकन है, फिश है, एग्स है, या फिर अगर जो वेजिटेरियंस है उनके लिए जैसे पीनट्स हो गया, या फिर पनीर हो गया, या फिर टोफू हो गया। ये प्रोटीन के, हाई प्रोटीन के सोर्स हैं। फिर फ्रूट्स एक आप दे सकते हो, वेजिटेबल्स સ્પેશિયલી જેટલા પણ મારા પેશન્ટ્સ છે એ લોકોને ખબર હશે કે હું હંમેશા કહું છું કે કાચા શાકભાજી અને કાચા ફળો આપવા બહુ જરૂરી છે। તો તમારે કાચા શાકભાજીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ થોડા ઘણા સલાડના रूपમાં। उसके अलावा आप देख सकते हो कि एक ऊपर से एक हेल्दी ऑयल्स करके एक बोतल में से ऑयल गिर रहा है, तो थोड़ा सा फैट भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जरा भी फैट नहीं देना है बच्चों को, फैट बहुत जरूरी है, पर उसकी मात्रा बहुत कम रहती है खाने में। 2-3% से ज्यादा हम उसको फैट वाला खाना नहीं देना चाहिए। फिर पानी उसको ज्यादा लेना है बच्चे को, वो तो सभी के लिए जरूरी है। और एक छोटा सा ग्लास दिखाया गया है जिसमें डेयरी लिखा हुआ है, तो मिल्क है, कर्ड है, रायता है, या कोई भी एक डेयरी प्रोडक्ट आपको देनी है, वो भी बहुत जरूरी है। और आखिर में नीचे लिखा एक शूज ड्रॉ किया है जहाँ पे लिखा हुआ है स्टे एक्टिव, यानी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। अगर आपका बच्चा पूरे दिन मोबाइल में रहता है या पूरे दिन बेड पे बैठा रहता है, तो वो उसके लिए लॉन्ग रन में अच्छा नहीं होगा। बच्चों की हड्डियां बढ़ती हैं, मिनरलाइजेशन होना चाहिए, और उनको सूरज की रोशनी भी मिलनी चाहिए, तो ही बच्चे बढ़ेंगे अच्छे से। तो एक्टिव रहना है। अ, दिन में आधा घंटा 1 घंटा उनको घूमने के लिए बाहर जाना जरूरी है। तो ये हो गया हम कैसे उसका तो यहाँ पे यही लिखा है कि गुड क्वालिटी प्रोटीन देना है, मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट, या फिर चिकन, या फिर एग, फिश, या फिर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल प्रोटीन जैसे सीरियल एंड पल्सेस, मतलब અનાજ અને કઠોળ એમને ખાવામાં વધારે આપવાના છે, બરાબર। અલગ અલગ કઠોળ જેમ કે અલગ અલગ દાળ આપણે આપી શકીએ, ચણાની દાળ, મગની દાળ, તુવેરની દાળ, અડદની દાળ, રાજમા, એ અલગ અલગ જાતના પ્રોટીન એમિનો એસિડ્સ એમને એમના વિકાસ માટે બહુ જરૂરી છે। उसके बाद एक सर्विंग हेल्दी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का मतलब होता है हरे पत्ती वाली सब्जियां, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसमें भी कच्ची सब्जियां अगर बच्चा लेता है तो वो उसके विकास के लिए बहुत जरूरी है। और एक सीजनल फ्रूट का सर्विंग, मतलब सीजन में जे फ्रूट्स उगे एवा फ्रूट्स, આપણે કઈ सीजन में ना મળતા હોય એવા ફેન્સી फ्रूट्स લાવીને બાળકને ખવડાવવાની જરૂર નથી હોતી, પણ એટલીસ્ટ જે सीजનમાં મળતા હોય, ભલે પછી એ સફરજન હોય, કેળા હોય, કે પછી પેર હોય, તો એક सीजनल फ्रूट બાળકને રોજ આપવું બહુ જરૂરી છે એના સારા વિકાસ માટે। तो यहाँ पे कुछ लंच बॉक्स के आइडियाज दिए गए हैं, जैसे आप वेजिटेबल पुलाव, उसके साथ एग, फिर टोमेटो रायता, फिर ऑरेंज एज अ फ्रूट आप दे सकते हो, या फिर एक दूसरे तरह का कोई भी एक पराठा जैसे मेथी या पनीर पराठा, या फिर कैरेट पराठा, उसके साथ आप टोमेटो चटनी और एप्पल दे सकते हो। फिर आप चीज या पनीर सैंडविच विद गुआवा और थोड़े ड्राई फ्रूट्स दे सकते हो। तो ऐसे आप अलग अलग अपने तरह से डिजाइन कर सकते हो। बेसिक आइडिया ये है कि आपको इस कॉमन पैटर्न को फॉलो करना है। होल ग्रेन्स, प्रोटीन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, थोड़े हेल्दी ऑयल्स, और एक डेयरी। ये बेसिक एक आइडिया है लंच बॉक्स को डिजाइन करने के लिए। उसके अलावा कुछ जनरल डाइट टिप्स है चाइल्ड के लिए। कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि बच्चे को सुबह ब्रेकफास्ट की जगह पे सिर्फ चाय कॉफी के साथ बिस्किट देते हैं, जो कि बच्चे के लिए जरा भी अच्छा नहीं है। आपको ये समझना होगा कि चाय कॉफी तो एक्चुअली बच्चे के लिए जरूरत है ही नहीं। उसके साथ बिस्किट, वो जो भी मैदा है उसकी, उससे उनको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। उससे अच्छा है उनको हेल्दी फ्रूट वेजिटेबल्स के साथ आप स्प्राउट्स यानी कि ફણગાવેલા મગ હોય,
કે પછી અમુક એવા બાફેલા કઠોળ હોય, ચણા બાફેલા હોય, એવું તમે અથવા બાફેલા રાજમાની પેસ્ટ હોય જેનું તમે ફ્રેન્કી કે બરીટો बनाવીને આપી શકો। तो आपको हेल्दी खाना, हेल्दी ब्रेकफास्ट बच्चे को देना है ताकि उसके दिन के शुरू में उसको अच्छी एनर्जी मिले, अच्छे विटामिन से वो दिन की शुरुआत कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी है और अच्छा ब्रेकफास्ट देना, कुछ लोग ब्रेकफास्ट ही नहीं देते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है बच्चे के लिए। ब्रेकफास्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि पूरी रात जब आपका बॉडी फास्टिंग स्टेट में होता है, जब आप पूरी रात सोते समय कुछ भी नहीं खाते हो और सुबह में जब उठते हो, तो आपका बॉडी एक्चुअली उसको खाने की ज़रूरत होती है। तो ये सुबह के अगर टाइम पे आपने अगर अच्छा खाना नहीं दिया, तो वो फास्टिंग उसके ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है, उसके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको सुबह में उसको हेल्दी ब्रेकफास्ट देना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी टिप है कि आपको जो सॉस और चटनी जो होता है, ये बाहर का यूज़ नहीं करना। इसमें सॉल्ट और शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो अभी आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि चलो सब खाते हैं, उसमें क्या हो गया। मगर लॉन्ग रन में यही चीज़ आपके बच्चे के लिए बहुत नुकसान कर सकती है। तो ये अगर आप हो सके तो घर पे बनाइए, जैसे सॉस घर पे टोमेटो का सॉस बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, रायता बना सकते हैं। तो घर के बनाए हुए चीज़ों में न्यूट्रिशन भी ज़्यादा रहता है। और आपको एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है 3 और 4 इन 1। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हो, तो उसमें एक चीज़ को लेके मत बनाओ। जैसे अगर रोटी बना रहे हो, तो सिर्फ़ एक गेहूँ की रोटी बना दी। उससे अच्छा है आप मल्टीग्रेन रोटी बनाओ, जिसके अंदर सोयाबीन का पाउडर रहता है, जिसके अंदर जैसे अलग-अलग तरह के जैसे ज्वार रहता है, फिर बाजरा रहता है, फिर रागी रहता है, फिर कॉर्न रहता है। तो ये अलग-अलग तरह के न्यूट्रिशन को अगर आप मिक्स करोगे और फिर बच्चों को दोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट करता है कंपेयर टू अगर आप सिंपल फूड उसको सिर्फ एक गेहूँ की रोटी बना के खिलाओ। या फिर अगर मैं एग्जांपल दूँ कि आप सिंपल पराठा खिलाते हो, उससे अच्छा है आप उसको पनीर का पराठा या फिर गोभी का पराठा या फिर मेथी का थेपला, तो या फिर कैरेट है, बीट है, ये कोई भी एक वेजिटेबल उसमें ऐड करके आप तो ऐसे 3 या 4 चीज़ मिक्स करके जब आप कोई भी रेसिपी बनाते हो, तो उसकी न्यूट्रिशन की वैल्यू बढ़ जाती है। और हो सके तो उसमें वेजिटेबल्स का हो सके उतना ज़्यादा इस्तेमाल करना है। या फिर जैसे कुछ न्यूट्रिशन डेंस फूड हैं, जो मैं अभी आपको बताऊँगा, जो आप ऐड कर सकते हो, जिसके 1 चम्मच ऐड करने से खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू बदल जाती है। तो जैसे नीचे लिखा हुआ है, जैसे ग्राउंडनट है, नट पाउडर है, रोस्टेड सोया फ्लावर है, चीज़ है, पनीर है, ये आप ऐड करोगे तो न्यूट्रिशन खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। तो मिल्क आपको पता है, मिल्क में सारे विटामिन्स होते हैं, विटामिन सी नहीं होता है, बाकी सारे विटामिन्स भी होते हैं। ग्राउंडनट जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, જેને આપણે ગુજરાતીમાં સિંગ કહેવાય, પછી કોઈ પણ ડ્રાય ફ્રૂટનો પાવડર છે, પછી સોયા ફ્લાવર છે, સોયામાં શું વધારે છે આપણે જોઈએ થોડી વારમાં હું આગળની સ્લાઇડમાં બતાવીશ। પછી નીચે लिखा हुआ है तिल, खसखस, जीरा, अजवाइन, અળસી, અળસી મતલબ અળસી આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ, જેને ફ્લેક્સીડ કહેવાય, જે બહુ જ ન્યુટ્રિશન એનું પણ ન્યુટ્રિશન બહુ સારું હોય છે બાળકના સ્પેશિયલી બ્રેનના વિકાસ માટે બહુ સારું છે અળસી। તો આપણે એ પણ જોઈશું। तो અહીંયા अमुक यहाँ पे कुछ हम चीजें देखेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो जस्ट मैं लास्ट में आपको समराइज करूंगा कि क्या इसमें एक्चुअली क्या मीनिंग है। पहले हम देख लेते हैं। जैसे मिल्क है, तो फर्स्ट चीज जो लिखी है 50 उसकी कैलोरीज है, मतलब उसमें से कितनी ऊर्जा मिलती है, मतलब वो लेने से बच्चे को कितना एक तरह से बोलोगे कितना एनर्जी मिलता है, वो उसका मेजर बताया गया। तो 50 अगर एक एक ये जो मिल्क है उसका पाउडर है, सॉरी ये मिल्क पाउडर के बारे में बात किया गया है। तो मिल्क का पाउडर अगर 1 चम्मच लेते हो तो 50 कैलोरीज मिलती है। उसके 1 चम्मच पाउडर में 2.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है और 95 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम होता है। ठीक है। फिर दूसरा है रोस्टेड तिल, मतलब जे શેકેલા તલ હોય એની અંદર કેટલી ઊર્જા હોય, તો 1 ચમચીમાં 56 कैलोरीज होता है, 1.8 ग्राम्स प्रोटीन होता है और कैल्शियम 145।
આવી જ રીતે તમે જોઈ શકો કે આખા ટેબલમાં અલગ અલગ આઇટમ્સ લખેલી છે કે રોસ્ટેડ ખસખસ છે, રોસ્ટેડ સોયા ફ્લાવર મતલબ સોયાબીનનો જે પાવડર હોય એ છે, પછી ફ્લેક્સીડ એટલે અળસી, પછી ગાર્ડન ક્રેસ સીડ એટલે હાલુ, આ એક ટાઈપના બિયા છે, આ તમે ગૂગલ પર સર્ચ કરશો તો તમને મળશે ગાર્ડન ક્રેસ સીડ, બરાબર. પછી ગ્રીન કોકોનટ છે, કોકોનટ ચટણી અમુક જણ ખાતા હોય છે, કોકોનટનો પાવડર ખાતા હોય છે, અને છેલ્લે છે ગ્રાઉન્ડનટ એટલે સિંગ, બરાબર છે. તો આ બધાના પાવડરમાં કેટલી કેલરીઝ છે સૌથી પહેલી કોલમમાં લખ્યું છે, બીજી કોલમમાં કેટલું પ્રોટીન છે, પછી કેટલું કેલ્શિયમ છે અને કેટલું આયરન છે, આ બધી વસ્તુ બાળકના વિકાસ માટે જરૂરી છે. મેં તમને પહેલા જ કીધું આયર્નની કમી તો આપણા ઇન્ડિયન છોકરાઓમાં, ઇન્ડિયન બાળકોમાં બહુ જોવા મળે છે. એની સાથે ગ્રોઈંગ એજમાં કેલ્શિયમની એમને જરૂર હોય છે અને પ્રોટીનની જરૂર તો દરેકે દરેક બાળકને હોય છે કોઈ પણ સ્ટેજમાં. એમ પણ वेजिटेरियन ખાવામાં પ્રોટીનની માત્રા ઓછી હોય છે. तो हमें ऐसा खाना देना है जिससे प्रोटीन भी बढ़े, आयरन भी बढ़े, कैल्शियम भी बढ़े. आप देखो मैक्सिमम जो है प्रोटीन यहाँ पे दिखाया गया है 4.2 ग्राम्स है રોસ્ટેડ સોયા ફ્લાવર. સોયાબીનમાં બહુ પ્રોટીન હોય અને સોયાબીનનો પાવડર જો તમે એડ કરી શકો બાળકોના ખોરાકમાં, હા છોકરાઓ માટે થોડુંક ધ્યાનથી, કારણ કે એમાં અમુક ઇસ્ટ્રોજેનિક કમ્પાઉન્ડ્સ હોય છે, તો થોડુંક છોકરાઓ માટે થોડું લિમિટમાં, પણ છોકરીઓ માટે એમાં બી વાંધો નથી. 4.2 ગ્રામ્સ પ્રોટીન હોય છે. તો વીકમાં 1-2 વાર તમે સોયાબીનના પાવડર વાળી કોઈ વસ્તુ અથવા તો એને જેને કહેવાય કે કોઈ પણ લોટ બાંધતી વખતે એની અંદર તમે યુઝ કરી શકો. બીજી વસ્તુ રોસ્ટેડ खसखस કે જેમાં કેલ્શિયમ બહુ વધારે છે, 158 मिलीग्राम्स कैल्शियम होता है. तो ये खसखस जैसे हम लड्डू में यूज करते हैं या फिर स्वीट्स में यूज करते हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं. और ये ग्रीन क्रेस सीड्स जो कि आप गूगल पे सर्च करना आपको मिलेंगे, हालू જેને કહેવાય, એની અંદર આયરન મેક્સિમમ છે 10 मिलीग्राम. तो वो भी बच्चों के खाने में अगर आप यूज करोगे तो अच्छा रहेगा. और ग्रीन कोकोनट में कैलोरी सबसे ज्यादा है, मतलब जिनके बच्चे का आप सोच रहे हो कि जिनका वजन नहीं बढ़ रहा है या जिनका थोड़ा अभी और आप वेट गेन करवाना चाहते हो तो आप कोकोनट पाउडर यूज कर सकते हैं खाने के अंदर. फिर आप कैसे किसी भी खाने को न्यूट्रिशन और कैलोरी डेंस बना सकते हो. तो सिंपल राइस देने की जगह पे आप यहाँ पे एक लेफ्ट साइड कॉलम में राइस लिखा है और आप देखो राइट साइड कॉलम के अंदर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स लिखे हैं. तो राइस देने की जगह पे पुलाव, बिरयानी, वेजिटेबल फ्राइड राइस या उसके अंदर आप डालो नट्स, टोफू, पनीर, चीज, ये सब मिक्स करके आप जैसे मैंने बोला ना 3 और 4 इन 1, मतलब 3-4 चीजें एक एक खाने में एक रेसिपी में डाल दोगे तो उसका न्यूट्रिशन और कैलोरिक वैल्यू बढ़ जाएगा. तो ये सिंपल चीज है. तो आपको इसका इस्तेमाल करना है. सिंपल राइस देने की जगह पे आपका बच्चा अगर मोटा नहीं हो रहा है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो आपको अलग अलग चीजें मिक्स करके उसको खिलाना है ताकि उसका वजन भी बढ़े और उसको न्यूट्रिशन की कमी भी ना हो. फिर जैसे सिंपल रोटी देने की जगह पे आप उसको पालक रोटी, बीट रोटी या फिर मल्टीग्रेन, या फिर आप उसको चपाती की जगह पे थेपला है, फिर उस पर थोड़ा घी या फिर स्टफ्ड पराठा, स्टफ्ड मतलब उसके अंदर कुछ भर के आप खिला सकते हो. पनीर है, टोफू है, या फिर सॉरी टोफू नहीं पर पनीर है, या फिर आप जैसे आलू का पराठा है, प्याज का पराठा है, वैसे आप कुछ भर के आप खिला सकते हो. फिर इडली, पोहा, नूडल और भेल जो हम खाते हैं उसके अंदर भी अलग अलग, जैसे कुछ इडली के अंदर कुछ नट्स आपने डाले या फिर पोहा के अंदर कुछ वेजिटेबल्स डाल दिए, भेल के अंदर भी वेजिटेबल्स आप मिक्स कर सकते हो, और नूडल्स के अंदर जैसे पनीर या फिर टोफू डाल के या फिर चीज डाल के आप बना सकते हो, ताकि उसकी कैलोरी जो है खाना वही रहेगा पर उसकी कैलोरीज बढ़ जाएगी. वो बच्चे के लिए अच्छा है. मिल्क के अंदर सिंपल मिल्क के बजाय उसको ड्राई फ्रूट पाउडर जो कि सब डालते होंगे, और उसके अंदर फ्रूट्स भी डाल सकते हो. आइसक्रीम लिखा है, कभी कभार ठीक है, एवरी टाइम तो नहीं डाल सकते, मगर कभी कभार आप बना सकते हो. अगर बच्चा कुछ भी नहीं ले रहा है तो थोड़ा उसको आइसक्रीम वाला मिल्क भी बना के पिला सकते हो. फिर जैसे प्रोटीन जो मैंने पहले भी बात किया कि प्रोटीन सभी उम्र में बहुत जरूरी है. तो कौन सा खाना है जो प्रोटीन से भरपूर है, जैसे जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए एग हो गया, चिकन हो गया या फिर फिश हो गया, और जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए स्प्राउट्स એટલે કે ફણગાવેલા કઠોળ, પછી ચીઝ છે, ટોફુ છે, પછી પનીર છે,
even banana, 2 small banana can have 2.4 grams of protein. और फिर ગ્રાઉન્ડ નટ એટલે સિંગ જેને કહેવાય, એમાં પણ કેલરીઝ અને પ્રોટીન્સ વધારે હોય છે. અને આ એક સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે જે હું તમારા લોકો જોડે શેર કરવા માંગુ છું, કે જે દરેક બાળકને ભાવે પણ અને આપણે પણ બનાવીએ તો કદાચ ઘરમાં બધાને ભાવે એવી વસ્તુ છે કે જે પ્રોટીન બાર છે, કે જે આપણે ઘરે બનાવી શકીએ. કે आप सिंपल जैसे अलग अलग ड्राई फ्रूट्स लेके उसके अंदर अड़सी मतलब मैंने अभी जो बात किया फ्लैक्स सीड्स, फिर तिल, खसखस, ये सब आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो. जितनी चीजें मैंने अभी बताई ना, वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो. उसके साथ मिल्क पाउडर, फिर किशमिश, जैगरी यानी कि જેને ગુજરાતીમાં ગોળ કહેવાય, પછી ડેટ્સ એટલે ખજૂર, આ બધી વસ્તુ એડ કરીને તમે આવી પ્રોટીન બાર ઘરે બનાવી શકો. આની અંદર હાઈ પ્રોટીન, હાઈ એનર્જી અને હાઈ કેલ્શિયમ, હાઈ આયરન બધું જ આની અંદર તમારા બાળકને મળી શકે. તો તમે લંચ બોક્સની સાથે એક પ્રોટીન બાર પણ મૂકી શકો. હા, એટલું બહુ વધારે પડતી સ્વીટ બનાવવાની જરૂર નથી, કારણ કે જેમ મેં કીધું બહુ વધારે શુગર અને બહુ વધારે સોલ્ટ આ ઉંમરથી બાળકના હેલ્થ ઉપર ઇફેક્ટ કરી શકે. તો બનાવો થોડી સ્વીટ, વાંધો નથી, પણ એક્સેસિવ સ્વીટ કોઈ પણ વસ્તુ બાળકને ના આપો એ વધારે સારું છે. તો એ તમે એના રૂટીન લંચ બોક્સની સાથે મૂકી શકો, જે એના ન્યુટ્રિશનની રિક્વાયરમેન્ટને પૂરી કરે. તો આ એક ફૂડ પિરામિડ છે જે તમે ઘણા બધા મારા ફેસબુકના પેજ પર બી જોયું હશે, ઈસનપુર ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલના, કે આમાં સૌથી નીચે જે છે પાણી તો આપણે ખૂબ જ પીવાનું છે. એની ઉપર તમે જોઈ શકો કે બધા અનાજ અને કઠોળ છે જે આપણે છૂટથી ખાઈ શકીએ, જ્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે ખાઈ શકીએ. એના ઉપર ફળ છે, જે દિવસમાં 2 વાર, 1 કે 2 વાર તમે ફળ લઈ શકો. દિવસમાં 2 થી 3 વાર કાચી શાકભાજી અથવા તો પાકેલી શાકભાજી ગમે તે શાક રોટલી સાથે ખાઓ કે પછી તમે કાચા સલાડના રૂપે ખાઓ, એ તમારે ખાવું જોઈએ. પછી ડેરી પ્રોડક્ટ્સ છે એ દિવસમાં 2 વાર ખાવી જોઈએ. અને સૌથી ઓછું છે ઘી, બટર, મીઠાઈઓ ને જે પણ બધી હેલ્ધી ફેટ્સ છે જે મેં કીધું એ પણ જરૂરી છે, પણ સૌથી ઓછી માત્રામાં. તો લાસ્ટ પાર્ટ જે મારો છે વેબિનારનો એ છે કે ઇમ્पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, જેમ કે विटामिन डी बहुत जरूरी है. विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी में से मिलता है और वो बच्चों की हड्डियां और बच्चों के दांत के विकास के लिए बहुत जरूरी है. और विटामिन डी से हमारे बच्चों में मतलब कैल्शियम भी एब्सॉर्ब करने में वो मदद करता है. तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को सूरज की रोशनी मिले. फिर उसी के साथ कैल्शियम जो जरूरी है, हमें पता है दूध में से मिलता है. फिर कर्ड हो गया, फिर कुछ सब्जियां हैं, अंडा है, इन सब चीजों में से हमें कैल्शियम मिलता है. कैल्शियम भी बहुत जरूरी है ग्रोइंग एज में. और उसके एब्सॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जरूरी है. तो सूरज की रोशनी भी जरूरी है, तो ही हमें वो कैल्शियम हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो पाएगा. फिर सबसे जरूरी चीज जो मैंने बात किया कि बहुत सारे इंडियन बच्चों में आयरन की कमी देखी जाती है. आयरन क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि वो खून बनाने में मदद करता है और बच्चे के दिमाग के विकास के लिए यानी मेंटल फंक्शंस और उनकी रोगों के सामने लड़ने की शक्ति यानी इम्यूनिटी पावर के लिए भी बहुत जरूरी है. तो उसकी जब डेफिशिएंसी होती है, जब आयरन की कमी होती है, तो खून की कमी यानी कि अनीमिया होता है. और अनीमिया जिस मदर में होता है उनका बच्चा भी कमजोर पैदा होता है, कम वजन वाला पैदा होता है. और जिन बच्चों में आयरन की कमी होती है वो इन्फेक्शन से लड़ने में भी वीक होते हैं. तो अगर उनको कोई बीमारी होती है तो वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाते. वो भी एक रीजन है कि हमें आयरन रिच फूड देना चाहिए. और विटामिन सी जो है यानी आंवला है या फिर गुआवा है या फिर जैसे नींबू है, तो ये टोमेटो है, ये सब विटामिन सी रिच जो फूड है, जो खट्टी चीजें हैं, वो आयरन के एब्सॉर्प्शन में मदद करती है. मतलब आयरन को शरीर के अंदर ले जाने में मदद करती है. तो आयरन वाला जो खाना है, जैसे कच्ची सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फिर जो कैरेट है, बीटरूट है, उसके साथ खट्टी चीजें अगर आप लोगे तो वो ज्यादा फायदा करता है. तो ये आयरन रिच फूड कौन से हैं यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, जैसे स्पिनच है, फिर ब्रिंजल है, पिस्ता है, बीटरूट है, कैरेट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं. और जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए रेड मीट है या सी फूड चिकन
या फिर लिवर, ये सारी चीजें आयरन से भरपूर होती है। फिर जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि हमें वेजिटेरियंस के खाने में कम रहता है, ये ज्यादा नॉनवेज में से मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर अगर आप बच्चे को ड्राई फ्रूट्स देते हो तो उसमें से जिंक मिलता है। आपको बादाम है, कैश्यू है, जो बच्चे का जो हाथ होता है उतना एक मुट्ठी भर के उसको रोज ड्राई फ्रूट्स देने चाहिए, ताकि बच्चे में जिंक की मात्रा भी बनी रहे और बाकी सारे बहुत हेल्दी फैट्स मिलते हैं उसमें से, जो कि उसके दिमाग के विकास के लिए जरूरी है। फिर आयोडीन है जो कि थायराइड के लिए भी जरूरी है और उसके हेल्दी ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। जनरली हमारे सबके घर में आयोडीन वाला सॉल्ट आता है, तो उसमें से भी आयोडीन मिल जाता है। और विटामिन ए है जो कैरेट में होता है, फिर येलो कलर के पंपकिन में होता है, जो भी येलो और ऑरेंज कलर की सब्जियां होती है उसमें से जनरली ये पाया जाता है। एग में मिलता है, नॉनवेज में लिवर है, फिर एग है उसमें से मिलता है। तो ये हेल्दी आइज के लिए जरूरी है, उसके साथ साथ हेल्दी स्किन के लिए जरूरी है, और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी ये जरूरी है। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जो कि कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि उनके बच्चों को भूख नहीं लगती है, तो वो विटामिन बी की खामी की वजह से होता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी है। अगेन कच्ची सब्जियां, हरे पत्ते वाली सब्जियों में से विटामिन बी मिलता है, और काफी सारे नॉनवेज प्रोडक्ट्स भी हैं जिनमें से विटामिन बी मिलता है। दूध में से मिलता है, तो दूध हमें बच्चों को 2 टाइम तो देना ही चाहिए। अगर बच्चे की उम्र जैसे 2-3 साल से ऊपर है तो आप 2 टाइम उसको दूध दे सकते हो। फिर विटामिन सी है जो कि हमारी इम्यूनिटी पावर के लिए जरूरी है। हमें सबको पता है कोरोना के बाद विटामिन सी की वैल्यू कितनी बढ़ गई थी। तो विटामिन सी साइट्रस फ्रूट्स में से मिलता है, ऑरेंज है या फिर नींबू है या फिर संतरा है या फिर टमाटोज है, इन सब चीजों में से मिलता है। और अगर बॉडी में कहीं पे चोट लगी है तो हीलिंग के लिए भी ये बहुत जरूरी है। रिकवरी फेज, जो कि बीमारी के बाद भी विटामिन सी की बहुत जरूरत होती है, तो उसके लिए भी विटामिन सी जरूरी है। अब हमने जान लिया कि क्या खाना जरूरी है, मगर एक जस्ट 5 मिनट्स का एक सेशन मोर है जो मेरे वाइफ डॉक्टर गार्गी ले रहे हैं। वो हमें बताएंगे कि हमें ये तो पता चल गया कि क्या बच्चों को खिलाना है, मगर कैसे खिलाना है, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। शायद मेरा लेक्चर बहुत लोगों को बोरिंग लगा होगा, मगर मेरी वाइफ का लेक्चर आई एम श्योर कि किसी को बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि वो उन्होंने बहुत कलरफुल और बहुत मेहनत करके बनाया है। तो हम ये जानते हैं कि बच्चों को क्या खिलाना, कैसे खिलाना है। क्या खिलाना वो तो मैंने बताया, मगर बच्चों को खिलाते कैसे हैं वो मेरे वाइफ बताते हैं। Help me how to share screen. प्रेजेंटेशन से Share screen થાય છે? No, it's not sharing itself. Let's stop. થાય છે your screen share. Okay, a very good evening to one and all present here. तो आई एम डॉक्टर गार्गी पटेल, और जैसे कि डॉक्टर अनंत ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों को समझाया कि बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या खाना चाहिए और कब कब खिलाना चाहिए, पर क्या ऐसा हमेशा पॉसिबल होता है कि बच्चे इजीली खा लेते हैं? क्या इतनी आसानी से बच्चे लोग खा लेते हैं? आई एम श्योर काफी पेरेंट्स को ये मुश्किल जरूर हुई होगी कि सर हमारा बच्चा खाता ही नहीं है ना? तो मुझे पता है तब तक हर घर में ये सीन कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। आपने इस वीडियो में अभी देखा कि एक छोटी सी बच्ची है और उसके पापा उसको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो बिल्कुल भी खा नहीं रही है ना?
तो उसके पापा ने क्या किया, उसके पापा ने उसको एक अच्छा सा एरोप्लेन बना के दिया और उसने तुरंत ही खा लिया। तो आपने इस वीडियो में ये देखा कि बच्चों को खिलाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ता है ताकि बच्चे हेल्दी चीजें आराम से खा लें। तो आइए चलो हम लोग देखते हैं कि बच्चों को कैसे खिलाते हैं, और मेरे इस सेशन का नाम है क्रिएटिव फूड ईटिंग हैबिट्स। अब जैसे आप लोगों को सबको पता होगा कि बच्चों को रंग बेरंगी चीजें यानी कि कलरफुल चीजें बहुत ही पसंद होती है, चाहे फिर वो टॉयज हो, कोई पिक्चर हो, कोई लैंडस्केप हो, या फिर कोई कार्टून्स हो। बच्चों को कार्टून्स इतने पसंद क्यों आते हैं, आपको क्या लगता है? बच्चे को शायद कार्टून्स इसलिए इतने पसंद आते हैं क्योंकि वो एनिमेटेड तो होते हैं पर साथ में बहुत ही कलरफुल भी होते हैं। तो क्यों ना हम इस कंसेप्ट को हमारे फूड में लेकर आए और हम हमारे बच्चे को हेल्दी फूड बहुत ही आसान तरीके से खिलाएं। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएटिव फूड हैबिट्स है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मैंगो से बनाई हुई फिश है जिसको हम लाइक फिश शेप में उसको कट कर दिया है और नीचे कीवी फ्रूट के छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। अगर आप कीवी फ्रूट नहीं खाते हो घर पे तो आप लॉन्ग ग्रीन ग्रेप्स भी यूज कर सकते हो। फिर ये एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें आप देख सकते हो कि बहुत ही इजी तरीके से बनाना को कट करके रख दिया है, नीचे ऑरेंजेस रख दिए हैं और यहाँ पे वंस अगेन कीवी फ्रूट रखा है। अगर आप कीवी फ्रूट नहीं खाते हो तो अगेन आप यहाँ पे लॉन्ग ग्रीन ग्रेप्स रख सकते हो। अब नेक्स्ट आप देख रहे हो कि यहाँ पे ब्रेड है, उसको भी गोल तरीके से काट दिया है और यहाँ पर बनी शेप में डिफरेंट डिफरेंट मार्शमेलोस को रखे हुए हैं। और कैन एनीबॉडी गेस व्हाट इज दिस? ओके, ये है टमाटर का फ्लावर। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से काट के रखा हुआ है ताकि बच्चे को बहुत अट्रैक्टिव लगे और बच्चे खाने की कोशिश करें। और ये भी बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ एक सन का एग्जाम्पल है जिसमें आप देख सकते हो कि एक ब्रेड को गोल तरीके से काटा हुआ है, उसके ऊपर 2 जेम्स रखे हैं, मैंगो सॉस डाला हुआ है, थोड़ा सा स्प्रेड किया हुआ है एंड यहाँ पे ब्लूबेरीज रखे हैं और लॉन्गिट्यूडनल शेप में स्ट्रॉबेरीज को कट कर दिया है ताकि उसके रेज हो जाए सन के। इजंट इट कूल कि हम हमारे बच्चे को इतने अच्छे तरीके से कुछ अट्रैक्टिव चीजें बना के खिला सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स में दिखाती हूँ। ये है पोर्क्यूपाइन जो कि ग्रेप्स से बना हुआ है। हालांकि हमेशा याद रखना चाहिए कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 7 to 8 इयर्स के बच्चों को से ऊपर वाले बच्चों को ही खिलाना चाहिए, उनसे कम उम्र के बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि ये टूथपिक के जो एंड है वो शार्प है और उनको लग सकता है। इसमें क्या किया है कि जो पैर है उसको कट कर दिया है और उसके सीड से आंखें बना के चेरी लगा दिया है एंड यहाँ पर टूथपिक यूज करके ग्रेप्स लगा दिए। और नेक्स्ट, जैसे कि कोई रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे होता है तो उस टाइम आप ट्राई कलर आइडियाज यूज कर सकते हो। ये ऑरेंजेस या पपाया, बनाना और ग्रेप्स यूज करके आप ऐसी कूल चीजें बना सकते हो। ये कुछ और एग्जांपल्स है जो बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। इसमें स्वीट लाइम को कट करके बेरीज डाल के फिश का एक पोर्ट्रेट टाइप बनाया है और यहाँ पर भी बहुत सिंपल तरीके से 2 टमाटर को काट के, 3 कुकुम्बर्स को काट के और यहाँ पर कैबेज को रख दिया है या फिर लेटस को रख सकते हैं हम लोग। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हम हमारे बच्चे को इतनी अच्छी तरीके से खिला रहे हैं और वो लोग हेल्दी फूड इतनी आसानी से खा रहे हैं? इससे क्या होगा, 2 चीजें होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरेंट्स भी बहुत खुश हो जाएंगे कि हमारे बच्चे इतनी अच्छी चीजें खा रहे हैं और एट द सेम टाइम बच्चे भी ये चीज एकदम खुशी खुशी खा लेंगे। अब मैं आपको कुछ और चीजें दिखाती हूँ जो इस तरीके के अट्रैक्टिव फूड आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करने में आपकी मदद जरूर करेगा। ये है મોલ્સ, જેને ગુજરાતીમાં આપણે બીબા કહીએ। એ આપણે યુઝ કરી શકીએ આવી રીતના ફૂડને કટ કરવા માટે। So as you can see, આમાં different shapes ના મોલ્સ છે। એક હાર્ટ શેપ છે, એક બેર શેપ છે, ફ્લાવર શેપ છે, બેરી શેપ છે, આપણે શું કહીએ સ્ટાર શેપ છે, બની શેપ છે, બહુ બધા શેપ્સ ના આવે છે અને આ ઇઝીલી એમેઝોન અને ફ્લિપકાર્ટ બધાય પર મળી જાય છે। એટ ધ સેમ ટાઈમ થોડાક મોટી સાઇઝના બી બીબા આવી રીતના એલ્યુમિનિયમના મળે છે તો આપણે આ યુઝ કરીને ફૂડને અટ્રેક્ટિવ અથવા ડિફરન્ટ શેપ્સમાં કટ કરીને ચિલ્ડ્રનને ખવડાવી શકીએ। બીજી થોડીક વસ્તુઓ જે બાળકોને ફૂડ ખાવામાં હેલ્પ કરી શકે એ છે ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ પ્લેટ્સ। બચ્ચોને આઈ મીન ચિલ્ડ્રનને કલર્સ તો બહુ જ ગમતા હોય છે, બધાને ખબર છે, તો આપણે ફૂડને આવી ડિફરન્ટ કલર પ્લેટ્સમાં આપીએ તો ચાઇલ્ડ કદાચ ખાઈ લે।
થોડીક બીજી એક્ઝામ્પલ્સ હું દેખાડી રહી છું જે મારા પોતાના ઘરમાં મારા મમ્મી આજની ઘડીમાં અમારા માટે બનાવે છે અને ડિઝાઇન કરીને આપે છે. આ છે આપણી ગુજરાતી ડિશ વઘારેલા ઢોકળા. આ ગણેશ ચતુર્થીમાં બનાવેલા અમારા માટે સરસ ગણેશ ભગવાન. એકદમ ડેકોરેટેડ મોદક છે, ભજીયા છે. ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે ના દિવસે સરસ ટ્રાય કલર ઇડલી બનાવી હતી જેમાં કેરેટનો થોડોક એક્સ્ટ્રેક્ટ નાખીને અને પાલકનો થોડોક એક્સ્ટ્રેક્ટ નાખીને આવી રીતના ડોનટ શેપ્ડ ઇડલી બનાવી હતી જે બહુ જ ટેસ્ટી હતી. વન્સ અગેન ખાંડવી, દૂધીનો હલવો. કેન એનીવન ગેસ વોટ ઇઝ ધીસ? ધીસ ઇઝ કેન્ડી ઢોકળા. આ કેટલું સિમ્પલ વસ્તુ એકદમ સરસ રીતના બનાવી છે. આને શું કર્યું છે કે એક મોલ્ડમાં, એક ડીબામાં થોડોક ઢોકળાનો એક્સ્ટ્રેક્ટ નાખીને એની અંદર કેરેટનો અર્ક નાખીને, પાલકનો અર્ક નાખીને, હળદરનો અર્ક નાખીને આવી રીતના ટેસ્ટી બનાવ્યું છે. આઈ એમ શ્યોર એડલ્ટ્સને બી આ વસ્તુ જોઈને ખૂબ જ ખાવાનું મન થઈ જાય બીકોઝ આ દેખાય જ છે એટલી કલરફુલ, તો ચિલ્ડ્રનને તો કેટલી મજા આવે. જસ્ટ ઇમેજિન, ઇઝન્ટ ઇટ? એટ ધ સેમ ટાઈમ આ પણ એક ચોળા મેથીના ઢોકળા છે. આ છે બીટનો હલવો. આ એક સાઉથ ઇન્ડિયન ડિશ છે. જે લોકો સાઉથ ઇન્ડિયન હોય એ લોકો પન્યારમ કરીને એક લાઈક ડિશ છે એ કદાચ ઓળખતા હશે. આ વન્સ અગેન એક કોકોનટ બરફી છે. આ એક નગેટ્સ આવે છે લાંબા બુલેટ શેપ, એની જોડે ઓરેન્જ જ્યુસ છે અને એક ફ્લાવર શેપ કરીને લાઈક ફ્લાવર બનાવ્યું છે ઓરેન્જના પીલનું. અને જે ચિલ્ડ્રનને થોડું ઘણું ફાસ્ટ ફૂડ ખાવાનું ક્યારેક ક્યારેક મન થતો હોય તો ઇટ્સ નોટ નેસેસરી કે ઓલવેઝ એ લોકોને રેસ્ટોરન્ટ લઈ જાઓ કે બહારનું ખવડાવો બીકોઝ એઝ યુ ઓલ વિલ બી નોઈંગ ત્યાંનું ઓઇલ ને કઈ રીતના વેજીટેબલ્સ હોય વી નેવર નો. તો એ જ વસ્તુ કેમ નહીં આપણે ઘરે ઇઝીલી બનાવી શકીએ. તો એક વોફલ્સ કરીને એક વસ્તુ આવે છે જે બહુ જ સિમ્પલ તરીકેથી બિસ્કિટની જગ્યાએ યુ કેન જસ્ટ યુઝ ઇટ. ઇટ્સ વેરી ક્રન્ચી ઓલ્સો. So I thank you one and all for your patience and listening. And I'll once again hand this thing to Anand. Okay, thank you very much, Dr. Gargi. And I want to thank you. I want to thank the person who has sponsored the event or organized the event. Thank you, Bhumika Ben, અને Unique Pharmaceutical. Thank you all. एक मिनिट मला रेकॉर्डिंग